हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। आज की क्लास में आप देखेंगे सेक्शन 44 ए बी, ऑडिट, टैक्स ऑडिट। अगर आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो इनकम टैक्स का कानून कहता है कि आपको इनकम टैक्स के तहत ऑडिट करानी पड़ेगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। ऑडिट का मतलब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करवाना पड़ेगा, सर्टिफाई कराना पड़ेगा कि वो खाते बही जो आपने बनाए वो बिल्कुल सही है। और कौन करेगा ये सर्टिफिकेशन, कौन करेगा ऑडिट, टैक्स ऑडिट? चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही टैक्स ऑडिट कर सकता है। तो हर बिजनेसमैन को, हर प्रोफेशनल को जिनका भी टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, उन्हें सीए से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करवा के एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एक ऑडिट रिपोर्ट लेनी पड़ेगी और उसे सबमिट करना पड़ेगा अपनी रिटर्न जमा करने के पहले ही। हाँ, तो दिस इज द रिक्वायरमेंट अंडर इनकम टैक्स कि भाई सीए बोलेगा कि अपनी रिपोर्ट में कि हाँ ये अकाउंट सही है, तभी तो भाई आपकी इनकम सही होगी। अगर आपके अकाउंट्स गलत होंगे तो आपकी इनकम गलत होगी, सरकार को टैक्स भी सही नहीं मिल रहा होगा। तो कौन ये बात बताएगा कि आपने जो इनकम दिखाया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो सही है? सीए बताएगा। लेकिन सब कोई ऑडिट कराएगा, ये पॉसिबल है क्या? छोटा मोटा टर्नओवर है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, नहीं, सबके लिए नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो आपने देखा कि जिनका टर्नओवर बहुत ही कम है उनको तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही बनाने को नहीं कहा जाता। फिर एक लिमिट से ज्यादा है तो कहा जाता है चलो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लो। अब एक लेवल और आएगा उसके ऊपर कि अगर इससे ज्यादा है तो भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आप ऑब्वियसली बनाए हुए हो, अब ऑडिट भी कराओ, चेक कराओ, ऑडिट रिपोर्ट लाओ, उसे सबमिट करो। राइट? टैक्स ऑडिट। Following SSC are required to get their accounts audited by a chartered accountant and to furnish electronically the audit report. और ऑडिट रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना है, ऑनलाइन जमा करना होता है इन ए स्पेसिफाइड फॉर्म। तो ऑडिट रिपोर्ट का स्पेसिफाइड फॉर्म है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी ऑडिट करेगा वो उस फॉर्म को भर के आपको देगा और आप उसे इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर देंगे। कब करेंगे? 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। 1 month prior to the due date of filing return. What is the due date of filing return? Due date of ROI, return of income की तो आपने पढ़ा है दो डेट होती है, 31 जुलाई एंड 31 अक्टूबर। जिनकी ऑडिट नहीं होनी है उनके लिए 31 जुलाई है, ऑडिट वालों के लिए क्या है? 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर से एक महीना पहले जो होगा वो ड्यू डेट ऑफ सबमिटिंग ऑडिट रिपोर्ट होगा। तो कौन सी ड्यू डेट हो गई ऑडिट की? 30 सितंबर। ठीक है, ईयर के हिसाब से बात कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए रिटर्न की डेट क्या होगी? 31/10/24 ये रिटर्न की डेट हो गई और ऑडिट की डेट क्या हो गई? 30 सितंबर 2024। राइट? चलिए, अब लिमिट क्या है, कितना टर्नओवर क्रॉस करोगे तो आपको ऑडिट करानी है? तो एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस के लिए बात करेंगे, फिर एसएससी कैरिंग ऑन प्रोफेशन के लिए बात करेंगे। एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस, टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द बिजनेस फॉर द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 1 करोड़। सेल कह लीजिए, टर्नओवर कह लीजिए, ग्रॉस रिसिप्ट कह लीजिए, वो अगर प्रीवियस ईयर का 1 करोड़ से ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, एक्सीड्स 1 करोड़। 1 करोड़ है, टर्नओवर 1 करोड़, ऑडिट करानी है? नहीं, टर्नओवर इज इक्वल टू 1 करोड़, ऑडिट नहीं करानी है। टर्नओवर इज इक्वल टू 1 करोड़ 1 रुपीज, ऑडिट करानी है? आंसर इज यस। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब ये हो गया कि टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो भी ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी। अभी तो हम कह रहे हैं ना कि 1 करोड़ से ज्यादा होगी तो ऑडिट करानी पड़ेगी, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। ठीक है, पहले एक्सेप्शन में बताएगा कि टर्नओवर अगर 2 करोड़ से ज्यादा है ना तब ऑडिट करानी है, 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ से ज्यादा कुछ केस होगा। और दूसरे वाले एक्सेप्शन में बताएगा 2 करोड़ भी नहीं, कहेगा 10 करोड़ से ज्यादा है तब ऑडिट करानी है। ऐसे नॉर्मली क्या है कि 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर ऑडिट करानी है, लेकिन एक्सेप्शन 1 एक पर्टिकुलर केस बताएगा जहां पे 2 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट करानी है। फिर एक्सेप्शन 2 बताएगा एक पर्टिकुलर केस जहां पे 10 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट करानी है। क्या है देखिए, वेयर अ पर्सन डिक्लेयर्स प्रॉफिट एंड गेन फॉर द प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 44 एडी। 44 एडी क्या है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ये मिलता है बिजनेस के केस में, एक्सेप्ट गुड्स कैरियज वाला बिजनेस, मतलब ट्रांसपोर्टर नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्टर के अलावा आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो डिक्लेयर्स प्रॉफिट अगेंस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 44 एडी, यानी हम एक रिटेलर बिजनेसमैन है, छोटा व्यापारी होता है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेता है।
तो हम कहते हैं कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, अदर देन गुड्स कैरियज वाला होना चाहिए और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले रहे हैं, एंड हिज सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट इन द बिजनेस डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर, देन द प्रोविजन ऑफ टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हैं तो 2 करोड़ रुपए तक भी अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। दिस लिमिट इज इनहैंस टू 3 करोड़। अच्छा, 2 करोड़ ही नहीं, कह रहा है कि इस लिमिट को 2 करोड़ वाली लिमिट को हम 3 करोड़ मान लेंगे। इफ द एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हैं, ठीक है, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रहे हैं, अदर देन गुड्स कैरियज वाला आपका धंधा है, तो आपको ऑडिट तब करानी है जब आपका टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस करेगा, और अगर आपका जो कैश रिसिप्ट है वो 5% से ज्यादा नहीं है टोटल टर्नओवर का, मतलब आप डिजिटल पेमेंट लेते हो, सिर्फ डिजिटल पेमेंट लेते हो, 95% आपने डिजिटल पेमेंट ही ले रखी है, तो कह रहा है आपकी टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ की जगह हम 3 करोड़ कर देंगे, 3 करोड़ तक आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब 5% तक की कैश रिसिप्ट अगर होगी तो अच्छी बात है, आपको 3 करोड़ तक का हम आपको लिमिट दे देंगे। इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं। बिजनेस है, बिजनेस टर्नओवर 1.2 करोड़, ठीक है, 44 AD ऑप्ट किया है क्या? नहीं, क्रॉस कर दिया हमने। ऑडिट करानी होगी, आंसर इज यस, ऑडिट करानी होगी। दूसरा केस लीजिए, बिजनेस है, टर्नओवर होगा मान लेते 2.2 करोड़, ठीक है, 44 AD ऑप्ट किया है, ठीक है, कैश रिसिप्ट जो है इसकी 10 लाख है, ठीक है, ऑडिट करानी होगी कि नहीं? चलिए अब आप बताइए। 44 AD अगर ऑप्ट किया है तो लिमिट हो जाती है 2 करोड़। अच्छा ठीक है, बड़ी सुंदर बात है, लेकिन ये तो 2 करोड़ से भी ऊपर है, तो अब कहता है कि 2 करोड़ नहीं, लिमिट 3 करोड़ हो जाएगी अगर ये देखा जाए कि आपका जो कैश रिसिप्ट था वो टर्नओवर के सिर्फ 5% तक की था। टर्नओवर का 5% कितना हुआ? 2.2 करोड़ का 5% हो जाएगा 11 लाख रुपया, 10 ही लाख रुपए, 11 लाख रुपए तक की भी अगर कैश रिसिप्ट होती, ठीक है, तो आपको ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा केस, बिजनेस है, टर्नओवर 2.2 करोड़ है, 44 AD ऑप्ट किया है, कैश रिसिप्ट 12 लाख है, ऑडिट करानी होगी, जल्दी बताइए, ऑडिट करानी होगी? हाँ, अब क्योंकि लिमिट ना, कैश रिसिप्ट कितना हो सकता था? 11 लाख रुपए तक की कैश रिसिप्ट होती, 5% ऑफ द टर्नओवर तक कैश रिसिप्ट होती, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब ये 5% से भी ज्यादा है, ठीक है, तो ऑडिट करानी पड़ेगी कि नहीं, जल्दी बताइए। ऑडिट करानी पड़ जाएगी अब तो। चौथा केस, बिजनेस है, 1.8 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है, 44 AD ऑप्ट किया है, ठीक है, यानी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन हम ले रहे हैं। अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं लेते हैं तो 44 AD ऑप्ट नहीं किए हैं तब तो टर्नओवर 1 ही करोड़ की लिमिट है, फिर तो 1 ही करोड़ पे ही ऑडिट करानी है, 1 करोड़ क्रॉस करेगा ऑडिट करानी पड़ जाएगी। 44 AD ऑप्ट किए हैं, ठीक है, कैश रिसिप्ट जो है, कैश रिसिप्ट जो है वो कितनी है? कैश रिसिप्ट जो है वो 15 लाख रुपए है। अब फर्क नहीं पड़ता, 2 करोड़ तो आपको मिलता ही है ना लिमिट,
अगर आप 4480 ऑप्ट करते हो तो 2 करोड़ की लिमिट है, आपको ऑडिट नहीं करानी है, तो आपको ऑडिट यहां नहीं करानी होगी। कैश रिसिप्ट कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो देख लीजिए क्या 5% तक ही कैश रिसिप्ट है, अगर है तो 3 करोड़ तक की लिमिट मिल गई अब तो आपको, अब आपको ऑडिट 3 करोड़ तक नहीं कराना है। नाउ कमिंग टू फिफ्थ केस, बिजनेस का केस है। टर्नओवर जो है वो आपका 3.5 करोड़ है। 4480 अब एक्चुअली में तो आपने 4480 पढ़ा ही नहीं है तो आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको बता दूं 4480 मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब 3 करोड़ से ऊपर तो 4480 मिलता ही नहीं है, तो ये नॉट एप्लीकेबल अब हम लिखेंगे, ठीक है। कैश रिसिप्ट से कोई मतलब है क्या? कैश रिसिप्ट नील है, कुछ है ही नहीं, तो भी ऑडिट करानी होगी। आंसर इज यस, ऑडिट करानी होगी, क्योंकि अब तो 4480 लगता ही नहीं ना। 4480 नहीं लगता तो 1 करोड़ के ऊपर ही ऑडिट करानी है बस, तो राइट, तो 3.5 करोड़ के ऊपर है, ऑडिट करानी ही है, इसको मिलेगा ही नहीं 4480। अब यहां पे वापस से आइए पॉइंट नंबर 3 पे, जहां पे हमने कहा था कि 4480 उसने ऑप्ट किया है क्योंकि 2.2 करोड़ टर्नओवर है। एक्चुअल में आपने अभी 4480 नहीं पढ़ा था, तो मैंने इस बात को इस तरीके से बोल दिया आपने 4480 ऑप्ट किया है क्योंकि 3 करोड़ तक भी ऑप्ट हो जाता है, लेकिन 2 करोड़ के ऊपर आप तभी ऑप्ट कर सकते हो जब 5% तक की आपकी कैश रिसिप्ट है। यहां पे कैश रिसिप्ट 5% से ज्यादा था तो आपने कहा ऑडिट कराएंगे, ऑडिट कराएंगे इसका मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होगा, ठीक है। और 4480 क्या आपको बेनिफिट देता है? अरे यही तो देता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाना है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कहता है कि एक टर्नओवर का सर्टेन परसेंटेज आपकी इनकम मान ली जाएगी, कोई हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है, कोई ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी हम कहते हैं ऑडिट करानी है तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है? आंसर इज यस। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाओगे तो ऑडिट कैसे होगी, ठीक है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आप बना ही रहे हो तो मतलब 4480 से बाहर हो। 4480 यही तो बेनिफिट देता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एक ही बेनिफिट दे रहा है कि भाई खाते भाई नहीं बनाने, ठीक है। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जो लिमिट है सेक्शन 4480 वाली, वो लिमिट क्या है? 2 करोड़ रुपए तक की। 2 करोड़ की जगह ये लिमिट 3 करोड़ हो जाती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की अगर 5% तक की ही कैश रिसिप्ट है। यानी ये वाला जो केस है यहां 4480 ऑप्ट कर ही नहीं सकते, दिस इज नॉट एप्लीकेबल वाला केस, राइट। बट आई डिडंट से यू दिस थिंग एट, जब हम ये डिस्कस कर रहे थे हमने पहले ये वाला केस समझा और उसके बाद हमने ये बात कही, क्यों? क्योंकि 4480 आपने पढ़ा ही नहीं था, अंडरस्टूड। हालांकि आपने फिर भी उसके बिना भी आपने आंसर सही निकाल लिया, क्योंकि 5% से ज्यादा कैश रिसिप्ट नहीं थी तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गई। 5% से ज्यादा कैश रिसिप्ट थी तो आपको समझ में आ गया कि यस भाई ऑडिट तो यहां करानी है। अब हम रिवर्स वे चलते हैं, ऑडिट करानी है मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है यानी 4480 का कोई बेनिफिट ही नहीं है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हो गए आपके। एक्सेप्शन 2, if the following conditions are satisfied then the higher threshold limit of 10 crore shall be applicable for a person carrying on business। अगर ये कंडीशन मीट होती है तो थ्रेशोल्ड लिमिट 10 करोड़ रुपए ऑडिट की हो जाएगी। क्या है ये? एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव फॉर सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सेड अमाउंट। आपकी सेल्स का 5% से ज्यादा कैश में रिसीव नहीं हुआ है। और एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट इंक्लूडिंग अमाउंट इंकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर इन कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सेड पेमेंट। साल भर में आप जितनी पेमेंट किए हो उसके 5% से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं है। यानी अगर आपकी कैश रिसिप्ट 5% तक है और कैश पेमेंट 5% तक का है तो आपकी ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ रुपए कर दी जाती है, ठीक है। क्या आप 4480 ऑप्ट कर रहे हो यहां पे? नहीं भाई, 4480 ऑप्ट तो ही ना कर रहे हैं। अच्छा, 4480 वाले में 3 करोड़ वाले समय में हम क्या बोल रहे थे? रिसिप्ट अप टू 5% होना चाहिए, वहां पेमेंट नहीं बोल रहे थे, ध्यान दीजिएगा। यहां पे सिर्फ रिसिप्ट की बात हो रही थी। अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल ग्रॉस रिसिप्ट। और यहां क्या चीज है? यहां दोनों चीज है, ठीक है। Receipt does not exceed 5% of the said amount and payment also amount incurred expenditure does not exceed 5% of the said payment। क्लियर है? चलिए इसको भी एग्जांपल से करके देखते हैं।
बिजनेस का केस है, हम आपको टर्नओवर बताएंगे, टोटल एक्सपेंस, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, ऑडिट। $2.6 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है। 2.3 करोड़ की एक्सपेंस है, कैश में रिसीव हुआ है 10 लाख रुपया और कैश में पे हुआ है 8 लाख रुपया। $2.6 करोड़, ठीक है। कैश में रिसीव कितना हुआ है 10 लाख रुपया। 5% ऑफ द कैश रिसिप्ट कितना होता है, टर्नओवर जो है सेल, इसका 5% तक हो सकता है, 1.3 हो सकता है, कितना हो सकता है 13 लाख रुपए हो सकता है, 13 लाख रुपए, और 11.5 लाख रुपए तक की कैश पेमेंट हो सकती है। कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट मेरा 5% तक ही है, तो लिमिट मेरी कितनी है 10 करोड़। 44AD ऑप्ट की है कि नहीं ये भी हम आपको बताने की जरूरत नहीं समझते, ठीक है। क्या 44AD ऑप्ट हो जाएगा? ऑप्ट तो हो जाएगा। टर्नओवर का अगर 5% तक कैश रिसिप्ट है तो 3 करोड़ की लिमिट हो जाती है, 44AD ऑप्ट हो जाएगा। 44AD ऑप्ट हो गया तब तो ऑडिट करानी ही नहीं है, और 44AD ऑप्ट नहीं भी कर रहा है तो भी ऑडिट नहीं करानी है यहाँ तो, क्योंकि हमको 44AD से मतलब ही नहीं है कि रिसिप्ट और पेमेंट दोनों ही 5% से कम है, दोनों ही 5% से कम है, तो तब तो लिमिट 10 करोड़ रुपए की है ना, फिर तो लिमिट ही 10 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पे ऑडिट नहीं करानी है, तो यहां ऑडिट नहीं करानी है। 2.6 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है। 2.3 करोड़ का एक्सपेंस है, 15 लाख रुपए की रिसिप्ट है, 8 लाख रुपए की कैश पेमेंट है। अब ध्यान दीजिएगा 2.6 करोड़ हो गया तो 13 लाख रुपए तक की कैश रिसिप्ट होनी चाहिए थी, 13 लाख रुपए से ज्यादा की कैश रिसिप्ट है, 5% से ज्यादा हमने कैश में रिसीव कर लिया है, तो मुझे अब ऑडिट करानी पड़ेगी। 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, 89 लाख रुपीस का एक्सपेंस है, 10 लाख रुपए का मेरा कैश रिसिप्ट है, 4 लाख रुपए का मेरा कैश एक्सपेंडिचर है। अब देखिए 1 करोड़ रुपए का 10%, हमने 10% कैश में रिसीव किया, जबकि 5% तक ही करना था ना, तो बताइए ऑडिट करानी पड़ेगी कि नहीं? नहीं करानी पड़ेगी। 1 करोड़ रुपए तक ऑडिट होती ही नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है भाई, 1 करोड़ रुपए तक ऑडिट करानी ही नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं है। 11 करोड़, 10 करोड़ का एक्सपेंडिचर, 30 लाख रुपए की कैश रिसिप्ट, 40 लाख रुपए का कैश पेमेंट। कैश रिसिप्ट भी 10% से कम है, 5% से कम है, कैश पेमेंट भी टोटल एक्सपेंडिचर का 5% से कम है। अब बताइए क्या करें? ऑडिट करानी है? हाँ, 10 करोड़ के ऊपर तो ऑडिट करानी ही है, तो करानी पड़ जाएगी। चौथा एग्जांपल लीजिए, 10 करोड़, 9 करोड़, 30 लाख, 40 लाख। 10 करोड़ का 5% होगा 50 लाख और 9 करोड़ का 5% होगा 45 लाख। मेरी कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट 5% से कम है, ठीक है। यानी 5% तक के अंदर अंदर अगर है, 5% तक भी है, तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती 10 करोड़ के टर्नओवर तक, तो यहां ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ठीक है। अब ये जितनी बात आपने पढ़ी उसकी समरी बन गई। अब टर्नओवर एक्सीड 10 करोड़ तब तो ऑडिट करानी पड़ेगी, सिंपल सी बात, तब तो हर केस में ऑडिट करानी है। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ और 3 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़ जो भी है, एसएससी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD। 2 करोड़ या 3 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं है, 2 करोड़ कब होता है और 3 करोड़ कब होता है आपको मालूम है 44AD में, और एसएससी 44AD से कवर्ड है, तो फिर ऑडिट नहीं करानी है, नॉट एप्लीकेबल। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ एंड द एफोर्सेड कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और जो कंडीशन है वो आपने सेटिस्फाई कर दी है। कौन सी कंडीशन? वही 5% वाली कंडीशन, 5% वाली कंडीशन, तो ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है बट एक्सीड्स 1 करोड़। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ बट एक्सीड्स 1 करोड़ एंड एफोर्सेड कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से कम है टर्नओवर, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है? नॉट सेटिस्फाइड, 5% वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ है, और 44AD से कवर्ड भी नहीं है।
तब तो ऑडिट करानी पड़ेगी ना। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है तो कंडीशन सेटिस्फाई भी नहीं हो रही है कह रहा है, और 44 AD में भी नहीं आ रहा है वो, तो भाई तब तो ऑडिट करानी पड़ेगी, एप्लीकेबल। बहुत सिंपल सा सिस्टम है, 1 करोड़ तक ऑडिट नहीं करानी। अब आते हैं 1 करोड़ से ऊपर, तो 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच अगर आप 44 AD में हो तो ऑडिट करने की जरूरत नहीं। 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच आपको 44 AD में हो तो ऑडिट करने की जरूरत नहीं। अब 3 करोड़ कब होगा, 2 करोड़ कब होगा, ये आपको पता है। अगर के सेल का 5% तक ही कैश रिसिप्ट है तब आप 3 करोड़ लिमिट हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं बात 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच 44 AD नहीं है कहीं भी, ठीक है, 44 AD नहीं है, और वो 5% वाली जो कंडीशन होती है वो भी आप मीट नहीं कर रहे हो, तो आपको ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी, ठीक है। और 10 करोड़ के ऊपर तो ऑडिट करानी ही करानी है। तो ये था बिजनेस के केस में आपको ऑडिट कब करानी है। अब आइए प्रोफेशन के केस में। एग्जाम्पल कर रहे हो ना, ये सब बहुत अच्छे से समझिएगा तभी आप एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। एसएससी कैरिंग ऑन प्रोफेशन। अब प्रोफेशन की लिमिट कम है। अब क्यों ऐसा होता है, आप भी समझते हैं कि बिजनेसमैन की जो मार्जिन होती है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है, वो कम होता है, प्रोफेशन में ज्यादा होता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 10 लाख रुपए फीस मिलेगी तो 10 लाख रुपए में अच्छा खासा कमाया है, ठीक है। एक बिजनेसमैन 10 लाख रुपए का माल बेचेगा तो 10 बहुत कम कमाया होगा, क्योंकि वो तो भाई प्रोडक्ट बेस्ड है ना, तो भाई उसकी लागत होती है, कुछ कॉस्ट होती है, तो 10 लाख रुपए में हो सकता है वो 1 ही लाख रुपए कमाता है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को 10 लाख रुपए फीस मिली है तब तो मोटा मोटी एक आधे लाख रुपए खर्चा लगा होगा, 9 लाख रुपए प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ टर्नओवर की लिमिट को कम किया गया है। ग्रॉस रिसिप्ट फॉर द प्रोफेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 50 लाख। अगर प्रोफेशन में हो आप और 50 लाख रुपए से ज्यादा आपका टर्नओवर है तो आपको ऑडिट करानी है। दिस लिमिट इज इनहैंस्ड टू 75 लाख इफ द एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर। अगर आपके टर्नओवर की 5% तक की कैश रिसिप्ट है तो लिमिट आपके लिए 50 लाख नहीं 75 लाख हो जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सेल का रिसिप्ट की बात कर रहे हैं। जैसा आपने बिजनेस के केस में एक रिसिप्ट एक्सपेंडिचर दोनों देखा था, वो वाली बात यहां नहीं हो रही है, ठीक है। टर्नओवर के 5% तक कैश रिसिप्ट है तो आपका लिमिट कितना हो जाएगा प्रोफेशन में, 50 लाख की बजाय 75 लाख रुपए का। चलिए, तो ये आपने बिजनेस में ऑडिट कब करानी है, प्रोफेशन में कब ऑडिट करानी है, ये आपने देख लिया। अब इसके बाद कुछ लोगों को और ऑडिट करानी है, अभी और बचा है इसके बाद। तो पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या है। एन एसएससी कवर्ड अंडर सेक्शन 44A। 44A में कौन आता है, ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टर कौन सी कैटेगरी वाला है, ध्यान से समझिएगा, बिजनेस प्रोफेशन। ट्रांसपोर्टर यहां पे उनकी बात कर रहे हैं जो ट्रांसपोर्टर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं, 44A, राइट। एक काम करते हैं, हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शन आपको रटवा देते हैं, याद करा देते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, क्योंकि ये बार बार यूज हो रहा है तो एक बार देख ही लेते हैं। 44AD, 44ADA और 44AE, ठीक है। 44AD क्या है, बिजनेस है अदर देन गुड्स कैरियज, ट्रांसपोर्टर वाले बिजनेस को छोड़ के, ठीक है। 44AE में क्या होगा, ये गुड्स कैरियज वाला बिजनेस आएगा, ठीक है। और 44ADA में प्रोफेशन आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इनकम जो प्रिज्यूम की जाती है वो होती है परसेंटेज में। इनकम जो होती है वो परसेंटेज होती है, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। प्रोफेशन इसमें भी परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होता है, और इसमें इनकम होती है पर ट्रक। एक ट्रक की इनकम इतनी मानी जाएगी। आपके पास 8 ट्रक है तो एक ट्रक की इनकम मान लीजिए हम 15,000 रुपये मान रहे तो 10 ट्रक का 1.5 लाख रुपया हो गया। अब आप समझ गए, इसमें पर ट्रक की इनकम एज्यूम की जाती है। 44AD और ADA में परसेंटेज ऑफ योर टर्नओवर होता है, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए तो आपको भी अब आसान लगेगा। 44AE यहां पे ट्रांसपोर्टर की बात कर रहा है। अब क्या बात कर रहा है, अच्छा 2 सेक्शन और है।
तो ये नॉन रेजिडेंट के लिए सेक्शन है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस छोड़ दीजिए, आप 44A बस ध्यान दीजिए, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। SSC has claimed that his income from such business is lower than the deemed income computed in accordance with the respective section. पर ट्रक की इनकम मानी जाती है ना, जो भी 44A में आप कह रहे हो मेरी पर ट्रक की इनकम इतनी नहीं है, मेरी इनकम कम है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 ट्रक है और एक ट्रक की इनकम 15,000 रुपए मानी गई, तो आपका इनकम कितना मान लिया गया? 1.5 लाख रुपए मान लिया गया। आप कह रहे हो नहीं मेरी इनकम 1.5 लाख नहीं है, तो अब आपको क्या कराना पड़ेगा? आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। अच्छा, जब ऑडिट करानी पड़ेगी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। हाँ, ये बोलने की जरूरत नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा आपको। बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऑडिट कैसे करेगा सीए? कैसे चेक करेगा अकाउंट्स को जब तक आप अकाउंट्स बनाओगे ही नहीं? ठीक है, और किसको कराना है? एनएसएससी कवर्ड अंडर सेक्शन 44 एडीए। 44 एडीए क्या है? ये प्रोफेशन वाला। ठीक है, प्रोफेशन वाले को ऑडिट 44 एडीए, इसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लिया हुआ है, प्रोफेशनल है लेकिन छोटा प्रोफेशनल है। ठीक है, एनएसएससी क्लेम दैट हिज इनकम इज लोअर देन द प्रिजम्पटिव इनकम। अब इसमें जो परसेंटेज इनकम मानी जाती है आप कह रहे हो कि उससे कम है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है आपकी उससे ज्यादा है। मान लीजिए मेरा टर्नओवर है 20 लाख रुपए का और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के हिसाब से इनकम आपकी 10 लाख रुपए मान ली जा रही है, 50% आपकी इनकम मान ली जा रही है 10 लाख। आप कह रहे हो नहीं भाई मेरी इनकम तो 10 लाख रुपए नहीं है, 8 ही लाख रुपए है, तो अब आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। लेकिन आप कहते हो मेरी इनकम 1 ही लाख रुपए है, तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए पे वैसे भी टैक्स नहीं लगता है। His income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax, that is the basic exemption limit. ठीक है, इनकम आपकी जो भी एग्जेम्पशन लिमिट है उससे ज्यादा है, लेकिन जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का इनकम है उससे कम है। मतलब हम कह रहे हैं कि जितना इनकम सरकार तुम मान रहे हो उससे तो कम है, लेकिन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। अच्छा, 2.5 लाख ही नहीं, हम बार बार 2.5 लाख बोल रहे हैं, लेकिन आप अकॉर्डिंगली एग्जेम्पशन लिमिट को चेंज कर दीजिएगा। एग्जेम्पशन लिमिट ओल्ड स्लैब में 2.5 लाख होती है, कुछ लोगों के लिए 3 लाख होती है, कुछ लोगों के लिए 5 लाख रुपए होती है, और न्यू स्लैब में सभी के लिए 3 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट है। तो कौन सा स्लैब आप ऑप्ट कर रहे हो, आपका एज क्या है, उसके हिसाब से आपकी एग्जेम्पशन लिमिट होगी। ठीक है, तो उस एग्जेम्पशन लिमिट जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उससे ज्यादा है, और जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की इनकम है उससे कम है, तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, एसएससी कवर्ड अंडर सेक्शन 44 एडी सबसेक्शन 4। 44 एडी क्या है पहले तो आपको दिखा दें। 44 एडी है बिजनेस अदर देन गुड्स कैरियज वाला। 44 एडी में भी वही बात लिखी हुई है जो 44 एडीए के लिए लिखी हुई है, एकदम सेम बात है। यहां पे सबसेक्शन 4 दे दिया गया। सबसेक्शन 4 में एक्चुअली ये बात लिखी हुई है कि आपने जो इनकम बताई है वो कम है जितना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की इनकम है। तो इस सेक्शन का कोट कर देने का मतलब ही सीधे हो गया कि आप इनकम कम क्लेम कर रहे हो। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपकी इनकम लेकिन एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। तो बात वही होगी जो 44 एडीए के लिए लिखा हुआ है। तो हम दोनों पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, हम पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 दोनों को मिला के बोल देते हैं कि अगर आप 44 एडी में हो या फिर 44 एडीए में हो, आपकी इनकम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से कम है लेकिन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। ट्रक वालों के लिए क्या था कि अगर आपकी इनकम, आप जो इनकम कह रहे हो वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कम है, आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। वह बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा वाली बात नहीं थी। ट्रक वाले केस में 44 ए के केस में, ट्रक वाले केस में 44 ए के केस में, ठीक है, बार बार फोकस करके बोल रहे हैं, ट्रक वाले केस में 44 ए के केस में अगर पर ट्रक की इनकम जितनी बताई गई है आप उससे कम कहते हो तो आपको ऑडिट करानी है। 44 एडी और एडीए वालों को ऑडिट कब करानी है? अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से अपनी इनकम कम मानते हैं और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से उनकी इनकम ज्यादा है, तो उनको ऑडिट करानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ये पेनाल्टी दी हुई है, दिस इज द पेनाल्टी। ये पेनाल्टी के पहले हम लोग ना ड्यू डेट ऑफ गेटिंग बुक्स ऑडिटेड देख लेते हैं, कब तक ऑडिट करानी है आपको। ठीक है, इन केस ऑफ ए पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन एंड हु इज रिक्वायर्ड बाय और अंडर एनी लॉ टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड। इसका क्या मतलब है? बाय और अंडर एनी लॉ टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड, इसका मतलब है एनी अदर लॉ, मतलब इनकम टैक्स के तहत तो ऑडिट करानी है आपको, किसी और कानून के तहत भी ऑडिट करानी है। जैसे कंपनी के केस में ऐसा होता है कि कंपनी को कंपनीज एक्ट के तहत भी ऑडिट करानी है। मालूम है, कंपनी को 2 ऑडिट करानी पड़ती है, एक होता है कंपनीज एक्ट की ऑडिट और एक होता है इनकम टैक्स की ऑडिट।
तो दो दो रिपोर्ट बनती है, कंपनीज एक्ट की सारी कंप्लायंस हुई है कि नहीं, उस ऑडिट रिपोर्ट में ये होता है, और इनकम टैक्स में इनकम टैक्स के हिसाब से ऑडिट होती है कि भाई इनकम टैक्स की सारी कंप्लायंस हो रही है कि नहीं। अंडरस्टूड। तो कंपनीज को तो कंपनीज एक्ट के तहत ऑडिट करानी होती है, और मैंडेटरी ऑडिट होती है, हर कंपनी को करानी है इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। तो यहां पे यही एक्चुअली में बोल रहा है कि कह रहा है कि वो लोग जिनको ऑडिट किसी और लॉ में भी करानी है, ठीक है, तो उनके ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, 3CA और 3CD। 3CA होगा और 3CD होगा। जिनको कहीं ऑडिट नहीं करानी, इन केस ऑफ पर्सन कैरीज ऑन बिजनेस प्रोफेशन बट नॉट बीइंग पर्सन रेफर्ड टू अबव, मतलब ऑडिट नोवेयर एल्स रिक्वायर्ड। यहां पे हम लिख सकते हैं ओनली टैक्स ऑडिट वाला केस है, और यहां पे टैक्स ऑडिट प्लस एनी अदर ऑडिट, एक और ऑडिट उसकी कोई होनी है, मान लीजिए ये इस वाली केस का है, तो उसका ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म क्या होगा, 3CA 3CD, और अगर कोई सिर्फ टैक्स ऑडिट होनी है तो 3CB और 3CD होगा। ऐसे समझ लीजिए ये जो 3CA और 3CB होता है इसको मेन ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। दिस इज मेन ऑडिट रिपोर्ट। मेन ऑडिट रिपोर्ट बस चेंज हो रही है, और ये जो होता है ना, दिस इज एनेक्सर टू द मेन ऑडिट रिपोर्ट, इसको कहा जाता है एनेक्सर टू मेन ऑडिट रिपोर्ट। ये एनेक्सर है, इसमें डिटेल होती है पूरी, डिटेल एनेक्सर एक ही जैसा बनेगा 3CD। अब याद रहेगा, आसान रहेगा, 3CD एनेक्सर सभी में सीए बना के देता है। मेन ऑडिट रिपोर्ट उसका लैंग्वेज चेंज हो जाता है, अगर उसकी ऑडिट कहीं और भी होनी है तो 3CA होता है, और कहीं ऑडिट और नहीं होनी है तो 3CB होता है। 3CA कहीं और ऑडिट हुई है, 3CB कहीं ऑडिट नहीं हुई है तो, और 3CD ठीक है, CA CB CD है, CA CB CD, ठीक है। कहीं ऑडिट नहीं हुई है तो 3CB हो गया, और कहीं ऑडिट हुई है तो 3CA हो गया, और 3CD तो दोनों के साथ चिपक जाएगा। और कब तक जमा करना है आपको, आप ऑडिट करा के रख लीजिए और जमा कर दीजिए। कब तक, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से 1 महीना पहले इसकी डेट होती है, ठीक है। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इन केस ऑफ ऑडिट इज 31 अक्टूबर, तो 30 सितंबर हो गया इसका डेट। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो पेनाल्टी लगेगी भाई। अब पेनाल्टी बढ़ा देते हैं। If any assessee does not upload such audit report 1 month prior to the due date of filing return of income, then he is liable to pay penalty being lower of the following. तो उसे पेनाल्टी देनी होगी दोनों का लोअर जो है, ठीक है, 0.5% ऑफ द टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, और 1.5 लाख, दोनों में से जो कम है, ठीक है। यानी 1.5 लाख मैक्सिमम पेनाल्टी होगी, इससे ज्यादा तो कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों का लोअर 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1.5 लाख, तो ज्यादा से ज्यादा पेनाल्टी 1.5 लाख हो सकती है, ठीक है। कम भी हो सकती है, 0.5% ऑफ द टर्नओवर इज लोअर देन 1.5 लाख, तो वो होगी पेनाल्टी, अदरवाइज ज्यादा 1.5 लाख होगी, ठीक है। 0.5% ऑफ द टर्नओवर और 1.5 लाख, ये है आपकी ऑडिट समय पे न करा के जमा करने की रिपोर्ट की पेनाल्टी, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ऑडिट किसको करानी है, कब तक करानी है, ये सारी बात समझ में आ गई। आज की क्लास यहीं पे समाप्त।